प्रिय विद्यार्थियों, रस सिद्धांत के अंतर्गत ये तीसरा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले के 2 वीडियो आप लोग अवश्य देख लें, जिससे कि आप रस सिद्धांत को प्रारंभ से समझ पाएंगे। आप लोग पिछले वीडियो देखने के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर जो हिंदी लिटरेचर दिनेश कुमार सोनी नाम की प्लेलिस्ट है, उसे देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले भरत मुनि के रस विवेचन का सार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रस की व्याख्या के अंतर्गत भरत मुनि का जो सूत्र था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, उसका सार क्या है वो हम कुछ बिंदुओं में देखेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है वो है रस आस्वाद्य होता है, आस्वाद नहीं। दूसरा बिंदु रस अनुभूति का विषय है, वह अपने में कोई अनुभूति नहीं है। तीसरा बिंदु रस विषयगत होता है, विषयीगत नहीं। भरत विषयगत रूप में रस की व्याख्या भी करते हैं। अगला बिंदु नंबर 4, स्थायी भाव विभावादि के संयोग से रस रूप में परिणत होता है। 5वां बिंदु रस का मूल आधार यही स्थायी भाव है, जो रस तो नहीं है परंतु विभावादि के संयोग से रस के रूप में बदल जाता है। और अंतिम यानी 6ठा बिंदु है नायक, जिसे हम अभिनेता भी कहते हैं। इसका स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है या रस रूप में बदलता है। अब हम बात करेंगे रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्य, उनके सिद्धांत और दार्शनिक मत। जैसा कि भरत मुनि के रस सूत्र में निष्पत्ति शब्द आया था, उस निष्पत्ति शब्द की व्याख्या किस प्रकार से की गई है। रस निष्पत्ति के 4 प्रमुख व्याख्याता या प्रमुख व्याख्याकार हैं, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त, जिन्होंने रस सिद्धांत पर व्यापक रूप से अपना मत रखा है। भरत के सूत्र का सर्वप्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट हैं। अब हम बात करेंगे इन आचार्यों ने किस किस प्रकार से रस निष्पत्ति की व्याख्या की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आचार्य, उनका दर्शन, संयोग संबंध, निष्पत्ति, सिद्धांत और अंत में रस की अवस्थिति। भट्ट लोलट, इनका दर्शन है मीमांसा, संयोग संबंध है उत्पाद्य उत्पादक, निष्पत्ति है उत्पत्ति और इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। और इन्होंने रस की अवस्थिति मानी है अनुकार्य राम में। फिर हम बात करते हैं शंकुक की। इनका दर्शन है न्याय, संयोग संबंध, अनुमाप्य अनुमापक और इनकी जो निष्पत्ति है वो है अनुमिति, सिद्धांत है अनुमितिवाद और रस की अवस्थिति मानी है अनुकर्ता नट में। भट्टनायक, जिनके दर्शन का नाम है सांख्य और संयोग संबंध है भोज्य भोजक, इनकी जो निष्पत्ति है वो है भुक्ति और सिद्धांत इनका है भुक्तिवाद या भोगवाद और इन्होंने रस की अवस्थिति मानी है प्रेक्षक यानी दर्शक में।
फिर हम बात करते हैं अभिनव गुप्त की। इनके दर्शन का नाम है शैव और संयोग संबंध है व्यंग्य व्यंजक। और इन्होंने जो निष्पत्ति दी है उसका नाम है अभिव्यक्ति। इनके सिद्धांत का नाम है अभिव्यक्तिवाद। और रस की अवस्थिति इन्होंने मानी है सामाजिक या सहृदय में। भट्ट लोलट ने रस का भोक्ता वास्तविक राम आदि एवं नट को माना है। रस की स्थिति मूल पात्रों में को मानी है इन्होंने। यहाँ रस की स्थिति इन्होंने मानी है कि जो मूल पात्र है उन्हीं में होती है। शंकुक ने रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की संकल्पना की है। इससे सामाजिक नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। उन्होंने रस को अनुमान का विषय माना है। भट्ट नायक ने सर्वप्रथम रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। ब्रह्मानंद सहोदर का मतलब होता है ब्रह्मानंद का भाई। भट्ट नायक ने सर्वप्रथम दर्शक या सामाजिक की महत्ता को स्वीकार किया है। भट्ट नायक ने काव्य की 3 क्रियाएं, जिसे हम व्यापार या शक्तियां भी कहते हैं, मानी है। और वो कौन कौन सी है आइए देखते हैं। नंबर 1 है अभिधा। पहली है अभिधा काव्यार्थ की प्रतीति। अभिधा यानी काव्यार्थ की प्रतीति। दूसरा भावकत्व साधारणीकरण। तीसरा भोजकत्व रस का भोग। अभिनव गुप्त ने रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या की है। उनके अनुसार स्थायी भाव सहृदय या सामाजिक के हृदय में वासना रूप से संस्कार के रूप में पहले से ही विद्यमान होता है या पहले से ही अव्यक्त रूप में रहता है। विद्यमान भी रहता है और उसका रूप कैसा होता है? अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है। साहित्य में प्रयुक्त रस एवं उनके उदाहरण की बात हम बाद में करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रस निष्पत्ति की व्याख्या है, इसको हालांकि 4 विद्वानों ने अलग अलग ढंग से किया, लेकिन अभिनव गुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद है उसे सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। अब हम देखते हैं साहित्य में प्रयुक्त जो रस हैं वो कौन कौन से हैं और उनके उदाहरण क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मूल रूप से साहित्य में 9 रस माने गए हैं। तो इन 9 रसों का हम लोग विवेचन करेंगे, उदाहरण देखेंगे और साथ ही अन्य जो 2 रस हैं वात्सल्य और भक्ति, उनकी भी बात करेंगे, जिन्हें श्रृंगार का ही एक अंग माना गया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले श्रृंगार रस। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो है, इसे रसों का राजा एवं महत्वपूर्ण प्रथम रस माना गया है। काम वासना की वृद्धि एवं प्राप्ति ही श्रृंगार है। इसका स्थायी भाव रति है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सहृदय के हृदय में संस्कार रूप में या फिर जन्मजात रूप में विद्यमान रति नामक स्थायी भाव उचित विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वाद योग्य बन जाता है, तब वह
श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। श्रृंगार रस का आलंबन, विभाव, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका हैं। उद्दीपन विभाव नायक नायिका की परस्पर चेष्टाएं, उद्यान, लता, कुंज आदि हैं। अनुभाव अनुराग पूर्वक स्पष्ट अवलोकन, आलिंगन, रोमांच, स्वेद आदि हैं। उग्रता, मरण और जुगुप्सा को छोड़कर अन्य सभी संचारी भाव श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। जो मैंने 33 संचारी भाव बताए थे उनकी बात कर रहे हैं। श्रृंगार रस में सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। इसी कारण इसके दो रूप, पहला संयोग श्रृंगार एवं दूसरा वियोग श्रृंगार माने गए हैं। वैसे रस जो प्रकरण है वो अभी और आगे चलेगा। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए हम आज यहीं तक रखते हैं, और जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम श्रृंगार रस के इन दोनों रूपों पर बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, और आप इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें।